अस्सलाम वालेकुम। आज वालेकुम सलाम। वालेकुम। आज ये थोड़ा सा बिजी था। बिजी मतलब आज हमारे शारजा का जो पहले क्लिनिक जो था मेरा, तकरीबन 20-22 साल से मैं दुबई आ रहा हूँ, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से इसको स्टार्ट नहीं किए थे। मेरा मेरा जो लाइसेंस था एमओएच का, कि मैं ही फर्स्ट पहले से पास आउट हुआ था इधर इमारात में एमओएच का। तो लाइसेंस को मेंटेन रखने के लिए, वीजा को मेंटेन रखने के लिए मैं आते रहता हूँ, क्योंकि पेशेंट की कमी कहीं नहीं है। तो केरला में एक जगह टाइम नहीं मिलता इधर आने में। तो सिर्फ आई जस्ट वांटेड टू मेंटेन वो मेरे पेपर को और लाइसेंस को मेंटेन रखने के लिए मेरे दूसरी क्लिनिक में, जो डेंटल और मल्टी पोली क्लिनिक में मेरा लाइसेंस अटैच्ड था। अभी एक हमने अलग उसको अलग करके एक्सक्लूसिव अल्टरनेटिव सिस्टम मेडिसिन का, यूनानी आयुर्वेदिक और वेलनेस का एक सेंटर, आज शाम में 4 बजे उसका सॉफ्ट ओपनिंग है। पूरी स्टाफ का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, एक खाली एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, एक मैसूर का अपॉइंटमेंट हुआ है। और उसके इंशाल्लाह इवनिंग में बाद में मैं उसके शेयर करूंगा, जैसे अलाउद्दीन ने बताया, एक आध वीडियो क्लिप मैं आपसे शेयर करूंगा। तो हमारा लिमिट कहीं भी मतलब मुख्तसर नहीं है, कभी भी हम हमारे यूनानी का कोई ये नहीं है। तो इसके लिए है नहीं कि हमने बड़ा काम किया या हमने दुबई में क्लिनिक खोल के इतना बड़ा तीर मचाया, बम डाला, इसके लिए नहीं। हमको छोटी छोटी चीज से भी हिम्मत आ जाते हैं। ये नहीं कि भाई मैंने अपने आप को ये मतलब डिक्लेयर करने के लिए, या ये इस हिसाब से नहीं। अभी सुबह कल किसी ने हमारे केरला यूनानी मेडिकल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के ग्रुप है कुमा बोल के, उसमें यहाँ का आईएमए का, केरला का जो आईएमए लोकल, इन लोग ने शायद कुछ पब्लिश किया। मिनिमम फीस, कंसल्टेशन फीस कितना होना चाहिए, स्पेशलिस्ट को 300, सुपर स्पेशलिस्ट को 500 होना चाहिए बोल के उन लोग ने शायद सोशल मीडिया में उसको बहुत ये किया। तो हमारे ग्रुप में भी किसी ने डाल दिया। तो मैंने बोला यूनानी वाले का फीस होना चाहिए 500 के ऊपर होना चाहिए, या 1000 के ऊपर होना चाहिए, कि वी आर सुपर सुपर स्पेशलिस्ट भी है और एकदम नादिरुल वजूद बोलते हैं ना, पुराने जमाने में लिखता था उर्दू टाइम से, और ये क्या नाम उस इंग्लिश में, नादिरुल वजूद, अजीब व गरीब बोलते, वैसे एक रेयर स्पीशीज है हम लोग आजकल। तो हमारा फीस होना चाहिए कि 500 के ऊपर होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब वो हिसाब से हम, हमारा कोई पर्टिकुलर मकाम भी नहीं होना चाहिए, हर जगह हमारी अहमियत और इज्जत और ये होना चाहिए। तो वो हिसाब से मैंने इंशाल्लाह अभी हम लोग एक अच्छे सेंटर इधर शारजा में खुल जाएंगे, और हम लोग के लिए आप लोग का जितने भी मरीज का अगर जो एक्सपैट्रियन या जो गल्फ वगैरह में रहते, दे कैन ऑल्सो कम एंड मीट। तो महीने में इंशाल्लाह वेरी रिलीजियसली, वेरी सिस्टमैटिकली एक एक 10 दिन में अभी इंशाल्लाह शारजा में रहेंगे, बाकी कुछ दिन इंडिया में रहेंगे। तो थोड़ा सा एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और माशाल्लाह मैंने हमेशा कहते कि हर एक आदमी अपने अपनी लिमिटेशन को छोड़ के फ्यूचर के बारे में या हमारी पॉसिबिलिटी के बारे में सोचो। हर जगह पे इसकी पॉसिबिलिटी है, उसकी मिसाल आपको बहुत जगह पे मिलेंगे। ये नहीं कि भी हमको फलाने जगह पे हम उस काबिल अगर बनेंगे तो तुमको लेके जाएंगे, तुमको उठा के लेके जाएंगे, तुमको किडनैप करके लेके जाएंगे तुम उस काबिल रहा तो। वरना अपने आप को कितने भी हम साबित करने की कोशिश करो अच्छा है, उम्दा है, कोई फायदा नहीं। तो आज अगेन वो टॉपिक के बारे में बात कर रहा था, जैसे अलाउद्दीन ने बात है, हम लोग शायद 3 या 4 साल हो गए मुसलसल लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऐसा हो जाता है कि कभी कभी टॉपिक 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 की तो कमी नहीं। अगर मैं डिजीज के बारे में बात करना चाह रहा तो हर डिजीज को पेश कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहते कि हमारी जो असेट है, हमारी जो सोच है, वो सोच हमारी बेसिक प्रिंसिपल और हमारी मिजाज और कैफियत के ऊपर है। तो इसके लिए मैं बार बार आप लोग को घुमा फिरा के फिर उधर ही लेके आते हैं। मैं जब भी कोई भी चीज बात करता है तो आई ऑलवेज टॉक
इन टर्म्स ऑफ कैफियत एंड मिजाज, ताकि हम हर चीज के बारे में पढ़े। अक्सर हम लोग कहते हैं कि कुरान जो है, कुरान मजीद मुसलमानों का है, मुसलमानों का है कहते हैं। एक्चुअली वो कुरान मुसलमानों का नहीं, कुरान पूरी इंसानियत के लिए, पूरी कायनात के लिए कुरान, यानी कि एक कौम का नहीं, किताब नहीं है वो पूरी पूरी कायनात की इंसानियत के लिए बनाए गए किताब है कुरान। वैसे मिजाज और कैफियत सिर्फ यूनानी का एक चीज नहीं है, वो ये पूरी कायनात का एक इल्म है। वो उसमें से एक मुख्तसर चीज, एक मुख्तसर हिस्सा है तिब। और हम ये समझते हैं कि मिजाज या समझो कैफियत की बातें जो करते, तो याद रखने का कि अगर आप कैफियत और मिजाज को, उसकी मेटाफिजिक्स, उसको बाद तबीयत, माँ बाद तबीयत भी अगर पढ़ेंगे, तो आपको कायनात की हर साइंस को, हर चीज को समझने में आपके लिए आसान रहेंगे। सिर्फ तिब की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो मुख्तसर नहीं, या किस हमारे लिए, या जो कोई तिब के हिसाब से, या समझो वो एक महदूद नहीं है वो चीज, इट इज बियॉन्ड तिब। इसीलिए हम लोग का सोच भी इतना मुख्तसर हो गया कि हमने हर चीज को उस हिसाब से देखी। पुराने जमाने में हर चीज को अब मरीज की कैफियत कैसे पूछता था, या आपकी मिजाज कैसे, यानी आपकी मिजाज कैसी, आपकी तबीयत कैसी, ये सब पूछने का वजह क्या था कि आपकी हालत जानने का एक अंदाज था कि इस तरीके से आपसे पूछे कि भाई आपकी मिजाज कैसी, नरम गरम या तबीयत कैसे, इसकी एक मिसाल था वो। इस इतिबार से अगर हम देखेंगे कि दुनिया की हर चीज के अंदर एक मिजाज और कैफियत पाए जाते हैं, तो मैं इसलिए मिजाज वर्सेस कैफियत उसको टॉपिक इसलिए रखा है कि अक्सर समझने में हम लोग भूल हो जाते हैं कि हम सरसरी तौर पे सब सीखते हैं कि क्या मुझे मालूम है या हमको मालूम है। वो इतिबार से हमने क्या किया कि उस चीज को जल्दी हम मालूम है कह के उसको समझ के, मतलब समझ में आया समझ के उसको रख लेते, जबकि हम समझा नहीं होगा। समझने का अलग चीज है, मालूम होना एक अलग चीज। इसमें याद रखने का, हमेशा हम दोनों चीज को पहले शुरू से स्टार्ट किया करो, कैफियत और मिजाज को। हम, मैं समझता हूँ बीओमस में, हमेशा कहता हूँ बीओमस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो 5 साल में, मैं समझता हूँ पूरी की पूरी फर्स्ट ईयर, पूरी साल भर सिर्फ और कैफियत पढ़ाना चाहिए, सेकेंड ईयर में मिजाज पढ़ाना चाहिए, बाकी कोई सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ाना चाहिए, ताकि सेकेंड ईयर होते होते हम, हमारा दिमाग ऐसा खुल जाता है कि हर चीज के बारे में खाली हमको सिर्फ इशारों की जरूरत थी कि दुनिया में जो भी चीज आप देख रहे, वो कैफियत और मिजाज की एक्सप्लेनेशन है, मिसाल है वो, या एक निशानदेही, या समझो एक इशारा है वो। जो भी चीज दुनिया में हम खवा से खमसा बातिना के जरिए जो महसूस करता है, जो फील करता है, वो वो जो करता है हम लोग इदराक, वो इदराक बेसिकली कैफियत का एक एक इंफॉर्मेशन है। वो अलग अलग नाम से जाना जाता है दुनिया में, अलग अलग नाम से। अगर सपोज उस कैफियत को अगर हम नाम को छोड़े, यानी डिफरेंट नाम देखे हमने हर चीज को, जमादात, नबादात, जो हमने आज हमने पढ़े थे इस कायनात के अंदर, वो सब चीज को हमने तकसीम करके अलग अलग नाम रखे, सब नाम को अगर डिलीट करते कल करते 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 जाएंगे, तो आखिर हम एक ऐसी जगह पे पहुंचेंगे जहां पूरी कायनात एक चीज से चलते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एनर्जी, जो कहते हैं। एनर्जी बोलो, ताकत बोलो। तो हम जब फिजिक्स पढ़े थे, तो फिजिक्स में एक डेफिनेशन था, व्हाट इज एनर्जी।
व्हाट इज ताकत, तो उसका डेफिनेशन है कि एबिलिटी टू डू द वर्क, एबिलिटी, काबिलियत टू डू द वर्क, कोई अमल करने में जो चीज, यानी तबीयत जिसको कहते, कोई चीज में तबीयत जिसको कहते, कोई आमादा, कोई फील करने में जिसके पीछे जो चीज दरकार या जो चीज काम करता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एनर्जी। ये यूनानी के एतबार से एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी कैफियत। अब कैफियत को आप एनर्जी बोलो, हालत बोलो, या समझो, अब ये एनर्जी के पीछे आज आप देखते दुनिया में सबसे ज्यादा जो पिछले हजारों साल में, जो समझो सैकड़ों साल में जो तरक्की किए थे हम, न्यूटन से लेके मतलब गैलीलियो से लेके पीछे जाओ, उससे ज्यादा ये जो कम वक्त में 5, 10, 20 या 50 साल के अंदर चेंजेस हुआ, ये तरक्की कैफियत में हुआ। और मैं समझता हूँ तिब में नहीं हुआ, बाकी सब साइंस में हुआ। तिब में तरक्की कैफियत के इतबार से नहीं हुआ, याद रखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाकी आपने जो चीज आज इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके घर में हो, आपके ऑफिस में, आपको बिजनेस में, आपकी सोच में, आपके स्कूल में, आपकी जितने भी चीज में आप कैफियत के बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। आपके बैंक अकाउंट से लेके, आपकी कम्युनिकेशन से लेके, आपकी जितने भी, अगर गूगल वाले ने अगर सोच दिया एक दिन गूगल बंद कर डालते, अब भूखा मर जाएंगे, होटल में खाना नहीं खा सकते आप पैसा ट्रांसफर नहीं हो सकती, पूरी दुनिया बंद हो जाएंगी। गूगल वाले ने एक बार अगर बंद कर दिया उनकी सिस्टम एक दिन के लिए, तो दुनिया क्या हाल होने वाला है। इतना हम कैफियत के ऊपर डिपेंड है आज के दौर में, सिवाय तिब, सिवाय तिब। जिस दिन हम अपनी हर बीमारी को कैफियत के एतबार से सोचना शुरू करेंगे, तो मैं समझता हूं पिछले 50 साल 100 साल में खाली मॉडर्न मेडिसिन का जो ये हुआ वो 100 साल मैक्सिमम, 100 साल। हिंदुस्तान में मुगल आदिल शाह के जमाने में ही शायद हिंदुस्तान में मॉडर्न मेडिसिन आया। कोई नवाब साहब को बुखार आ गए थे, तो शायद एक अंग्रेजी, एक हिस्ट्री में सुना है, मैं मे बी मैं रॉन्ग, आदिल शाह के कोई जमाने में कोई नवाब साहब को बुखार नहीं उतर रहा था, हकीम लोग के थे, हकीम लोग के दवा से, शायद कोई अंग्रेजी दवा उस दौर से स्टार्ट हुआ, शायद दो दर्द बुखार की कोई गोली दिए थे, शायद एक 200, 300, 400 साल हुआ होगा बेसिकली। जितना आज तक वो जो तरक्की मॉडर्न में हो, वो तरक्की को आप कम वक्त में यू कैन ओवरलैप, यू कैन जंप, अगर आप अपनी अपनी क्लिनिक में और अपनी सोच में अगर कैफियत ला ले। तो इसलिए मैं हमेशा कहते हैं कि कैफियत को उससे कंपेयर करने की कोशिश करो। इसलिए पुराने जमाने में तिब को तिब को आम इंसान तक तिब को तिब पहुंचने में रुकावट थी, यानी कि बुखारात तक ये था कि ये खानदानी था, उससे बहुत सारे वजह था, खानदानी था तिब। क्योंकि ये इल्म जो है ना, हर आदमी, हम जैसे लोग के इल्म नहीं है। चलो हम मजबूर होके पढ़ा, ठीक है, ये सोचने समझने की सलाहियत थोड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए, तभी कैफियत वाले साइंस को समझ सकते। तो पूरी की पूरी पुराने जमाने में जितने भी अतिबा थे, इशारतन या समझो कुछ लिख के गया, हमने खाली रट के वो उसकी मफहूम तो समझा ही नहीं, लेकिन उस चीज को हमने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, हम फेल हो गए। फेल के हम बदनाम भी हो गए। फेल तो चले जाता था, लेकिन बदनाम भी हो गए। तो इसकी वजह यही था। आज आप लोग, जिससे मैंने अभी जितने भी लेक्चर सुन रहे हैं, 80 के लोग, 80, 90 के, मतलब मैं समझता हूँ इसमें 30, 40% लोग थोड़ा बहुत कैफियत जानता है। अगर कोई आदमी चिल्ला रहा है या कोई दवा ऐसा असर कर रहा है, तो थोड़ा बहुत उनकी सोच में, समझने में, दे हैव सच एन एबिलिटी
that they can interpret their thought with कैफियत, कैफियत से इंटरप्रेट करने की थोड़ा बहुत सलाहियत रखते, तो आपको अच्छा भी लग रहा होगा यार सही है यार, ये इससे कोरिलेट हो रहा है, इससे कोरिलेट हो रहा है। अब आप थोड़ा सा एकदम फंडामेंटल की बात कर रहा हूं मैं, दुनिया में जो भी चीज हो रहा है उसके बारे में जरा सोच के देखो कि एक तो कुरानिक वर्शन के हिसाब से मतौल गुरूर का, यानी कि एक माया जाल है, ये सब एक वहम है, हकीकत नहीं है। लेकिन आज मोस्ट एडवांस्ड साइंस आज जिसको कहते हैं वो है क्वांटम साइंस, यानी सब एटॉमिक लेवल का साइंस, यानी कैफियत का साइंस का। अभी तक हमने एंजॉय किए थे न्यूटोनियन वर्ल्ड, उससे हम निकल के आइंस्टीन की एक साइंस में, यानी कि एटम के भी नीचे हम, हमारी पूरी कायनात चल रहे, पूरी साइंस, पूरी कारोबार ये कैफियत से चल रहा है। अब इस कैफियत क्या है बेसिकली, कहता है कि फिजिसिस्ट कहते हैं दुनिया में कोई चीज हकीकत में आई नहीं, जैसे वो सब एक वहम है। वो भी कौन कह रहे हैं, दीनी किताब का ये नहीं कह रहे, साइंटिस्ट कह रहे। जैसे आप बोल रहे कोई चीज सख्त है, तो उनका कहना है सख्त आपको फील हो रहा है, ये सख्त नहीं है, ये सॉलिड नहीं है। अगर इसके अंदर आप जाएंगे तो आपको इसके आखिर हिस्सा कहाँ मिलेंगे, एटम। एटम के अंदर भी जाओ तो क्या मिलेंगे आपको, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी एक एक मादा नहीं है, एक ताकत है घूमने वाली, एक कैफियत है। वो भी कितने परसेंटेज है, कहते हैं कि एक फुटबॉल कोर्ट के बीच में एक फुटबॉल रखो और कोर्ट के बाहर से, गैलरी से एक क्रिकेट बॉल घुमाओ, तो कोर्ट के बीच में फुटबॉल रखा, समझो वक्ती तौर पे उसको भी समझो तो एक मादा है वो, और जो घूम रहे इलेक्ट्रॉन वो भी एक मादा समझ, वो भी मादा नहीं है, वो भी एक एनर्जी है, बाकी सब जगह खाली है। तो साइंस का कहना मतलब 99.999% पूरी खला है, मादा नहीं। ये मैं नहीं कह रहे, हमको ऐसा लगता है क्या यार, तो ये मतौल गुरूर हो गया, मतलब कोई चीज वजूद में नहीं। तब कभी कभी मैं ये सोचता हूँ दुनिया में मैं अकेला हूँ, ये कायनात में मैं अकेला हूँ, अगर मैंने सोच लिया वो भी सही है। मैं आपसे बात कर रहा है, वो सिर्फ मेरा एक फीलिंग्स है, वो आप नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। ये जरूरी नहीं कि आप क्या फील कर रहे मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपका फीलिंग भी मुझे लग रहा है मैं फील कर रहा हूँ, वो भी मैं फील कर रहा हूँ। अब कभी भी हकीकत ऐसा समझ में आया कि मैं अकेला हूँ दुनिया में, कायनात में, बाकी कोई, मेरा कायनात एक वाहिद कायनात है, उसमें मेरी परसेप्शन चालू है। जिस दिन मुझे पैरास्थेशिया हो गया या पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गया, मुझे एहसास खत्म हो जाए कोई चीज को परखने के लिए, मैं बोलेंगे पैर में, हाथ में मूंगी चल रहे, मैं बिस्तर पे, मतलब मेरे मेरे हाथ पैर आए नहीं, या मेरी आंखों की रोशनी खले गई, या मुझे सुनने की सलाहियत खत्म हो, मेरी छूने की सलाहियत खत्म, फिर मेरा दुनिया क्या है। ये ये इब्न सीना का भी एक साइंस था, मेरी फाइव सेंस ऑर्गन पूरा खत्म हो गया, यानी मैं खत्म, मेरी वजूद ही नहीं है। तो मेरी वजूद जो हो रहा है, मेरी वजूद मेरे एहसास से, मेरी फाइव सेंस ऑर्गन से, वो अगर फाइव सेंस ऑर्गन काम नहीं कर रहे, फिर मेरी जिंदगी क्या, मेरी दुनिया क्या है, मेरी जिंदगी है क्या, मेरा दुनिया क्या, अगर मेरी फाइव सेंस ऑर्गन को, यानी कैफियत को महसूस करने की सलाहियत मेरे अंदर खत्म हो गया, फिर इस कायनात का क्या, फिर दुनिया का क्या। वो छोड़ो, मैं उधर नहीं जा रहा हूं, मैं अपनी थियरी के तरफ आ रहा हूं। दुनिया कैसे चल रहे है, पुराने जमाने से फिक्र चालू था, दिन रात क्यों होता है, रात भर रात क्यों होता है, ये सब पुराने जमाने में भी थे सोचने वाले, ऐसा नहीं कि हम ही बहुत सोचने वाले, उस दौर में भी सोचने वाले थे, हर दौर में। तो उस दौर में उनको एक चीज समझ में आया, दुनिया दो चीज से चलता है, तो कुरान में भी है, जौजेन, दो चीज से चलता, मतलब
हम लोग समझते हैं कि दो पहलू है, सोचने के हिसाब से सही है। दो पहलू का मतलब ऊपर नीचे हो या दाएं बाएं हो, एसिड हो, बेस हो, दिन हो रात, तो सब चीज का एक जौजेन है। वाकई जौजेन है क्या? वाकई जौजेन नहीं है। जौजेन है लेकिन अलग है। जैसे हम समझते हैं कि गर्मी और सर्दी ये दो पहलू है सोचने में, लेकिन वो दो चीज नहीं, वो एक चीज है। सर्दी और गर्मी एक ही चीज है, याद रखना, आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं मैं। गर्मी और सर्दी एक ही चीज है। एक चीज का दो हिस्सा है, वो दो पहलू है वो। जब कोई चीज गर्म है और वो चीज अगर गर्मी में कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, तो उसको बोलते हैं ठंडी या ठंडक। तो हॉट एंड कोल्ड आर सेम, जाउजेन नहीं है। यानी उसकी एक हिस्सा है, एक ही है वो। उस इतिबार से एक एक्सिस, जिसे एक्स और वाई एक्सिस, तो दुनिया एक्स और वाई एक्सिस से चलते, एक एक्सिस जिसको हम एक्स एक्सिस कहेंगे, उसको हम सर्दी या गर्मी, एक एक्सिस पकड़ो उसके अंदर, वो एक कैफियत हो गई एक इतिबार से। यानी एक फाइल, एक इफेक्ट, एक सबब, वो एक कैफियत के हिसाब से। उससे होने वाले रिजल्ट को उससे होने वाली रिजल्ट को हम कहते हैं कि इफेक्ट, अफेक्ट, हम इफेक्ट जो कहते हैं ना, उससे होने वाली चीज को हम मफूल कहते हैं। यानी सर्दी के गर्मी की वजह से होने वाली एंड रिजल्ट है खुश्की एंड तरी। अब खुश्की एंड तरी वो दो चीज नहीं है। जहां खुश्क कम हो जाएंगे उसको हम तर कहते हैं, जहां तरी कम हो जाएंगे हम खुश्की कहते हैं। एक ही लाइन का खाली डिग्री में फर्क है, उसकी मिकदार में या उसकी क्वालिटी में फर्क है, चीज एक ही है वो। यानी रुतूबत, चीज के अंदर रुतूबत कम हो गए तो वो खुश्की की तरफ जाएंगी, खुश्की से अगर रुतूबत की तरफ जाएंगी। ऊपर एक चीज है गर्मी सर्दी, वो एक पहलू हो गया। दूसरी पहलू ये हो गया, ये है फाइल और मफूल। ये दो एक्सिस को हम जौजियन मानेंगे। अब यूनानी के इतबार से हम कैफियत को और मिजाज को मिला देते, वो सेकेंडरी है। मिजाज अभी तक हम डिस्कशन में नहीं आए, अभी तक हम कैफियत की बात कर रहे हैं, एनर्जी की बात कर रहे हैं। अब मॉडर्न के हिसाब से अगर किसी को आप समझाना चाह रहे हैं, जो फिजिक्स वाले प्लस 2 के बच्चे, या समझो फिजिक्स वाले समझाना चाह रहे, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि हरारत को हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। दुनिया में चार एनर्जी है, एक एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, एक ग्रेविटेशनल एनर्जी, एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फिजिक्स का कहना है चार फोर्सेस के हिसाब से दुनिया चलता है। चार फोर्स, ये आइंस्टीन इतने भी अभी तक जो थियरी चार के ऊपर डिपेंड है, ये चार एनर्जी से दुनिया चलता है। अब हम यूनानी को कैसे इसको कोरिलेट करेंगे? अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो चीज, जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेट, इलेक्ट्रॉन जो घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी बनता है, और मैग्नेट, वो इलेक्ट्रो मैक्सवेल की जो थियरी के एतबार से अगर देखेंगे, दैट इज सफरा या हरारत, जिसके अंदर हम कहते हैं। और ये जो एक्सिस है, बाइनरी एक्सिस में फर्स्ट एक्सिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों में फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम कहते हैं, वो एक एक्सिस है वो। तो गर्मी चाहिए इसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के, इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे। दूसरी एक चीज उसकी ऑपोजिट है, मूवमेंट की ऑपोजिट है, डाउनवर्ड मूवमेंट है। यानी कि वो एक एनर्जी भी है, यानी कि कम एनर्जी होना, यानी कि बरूदत के तरफ जाना, एक हरारत के तरफ जाना, मूवमेंट, एक मूवमेंट कम होके नीचे के तरफ जाना, नहीं उसके अंदर मतलब पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी। ये दो पहलू एक एनर्जी में, एक हरारत के तरफ, एक बरूदत के तरफ, एक वो दोनों एक है, दैट इज
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक एक्स एक्सिस का चीज हो गई, और एक होता है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अंदर, दूसरे एक्सिस के अंदर स्ट्रॉन्ग एंड वीक फोर्सेस के अंदर आता है कि एक स्ट्रॉन्ग एंड न्यूक्लियर फोर्स के इसके अंदर हरारत का हो गया और उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई। दूसरा जो है बरूदत, यानी जिसके अंदर बिल्कुल, यानी कि आप कंफ्यूज मत होना, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एंड वीक फोर्स। स्ट्रॉन्ग एंड वीक मतलब न्यूक्लियस को आपस में जोड़ने वाली जो एटम बॉम्ब वगैरह क्रिएट हो, तो वो एक अलग एक्सिस है इसके अंदर। ये एक्सिस एक्चुअली एटम को आपस में बांध के रखने की एनर्जी है। बांधता कौन? खुश्की। उसको रिलीज कौन करता? तरी। एक बाइंडिंग फोर्स जिसको कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स, बाइंडिंग फोर्स। ये बाइंडिंग फोर्स को तोड़ने के बाद में एटम बॉम्ब, जो एटम बॉम्ब और जितने बड़े बॉम्ब बनते हैं, वो ये फोर्सेस से निकलता है, जबकि एटम से निकलता है। वो फोर्स बहुत ताकतवर फोर्स होता है। वो एक्सिस एक सेकेंड एक्सिस है। तो मादे को आपस में बाइंडिंग करके रखने की सलाहियत रखते हैं खुश्की एंड तरी। तो दो पहलू, एक एनर्जी की पहलू है, एक मादे की पहलू है। एक एनर्जी बोल सकते, एक मैटर बोल सकते। एनर्जी के एक पहलू हो गया, मैटर के एक पहलू हो गया। इस एनर्जी के पहलू और मैटर के पहलू, ये दो एक्सिस हो गए। जब हम मिजाज की बात करता है, तो ये आपस में जब मादा और एनर्जी इंटरेक्ट होता है, जब दो कैफियत आपस में मिलता है, हम लोग उमरत में क्या पढ़ा? जब मिजाज, मिजाज के डेफिनेशन क्या लिखा? मिली जुली कैफियत का नाम है मिजाज। मिली जुली यानी मिक्सचर, यानी मिक्सचर ऑफ द कैफियत। दो कैफियत के आपस में जुड़ने के बाद में जो चीज वजूद में आती उसको हम मिजाज कहते हैं। तभी तक मिजाज का मिसाल दिया, मिजाज में हमने नहीं आया। तो दो फोर्स जो है वो आप किस हिसाब से सोचेंगे? एक हरारत का फोर्स है, उसमें बरूद भी आ जाते हैं। एक रुतूबत है एक एक्सिस में, उसमें यबूसत भी आएगी, यानी ये एंगल में यबूसत और रुतूबत, और ये एक्सिस में हरारत है, बरूद। यानी यहाँ भी यहाँ भी जौजेन मेंडेन है। अब आप देखो इसके अंदर एनर्जी की बाइंडिंग, मैंने बताया कि एक तो आपस में बाइंड रखने वाली, और दूसरी उसके अंदर की जो ताकत। ये दो फोर्स से दुनिया चलता है। अब यूनानी के बारे में कहते हैं कि यूनानी में हम लोग कहा कि ठीक है, हरारत भी है, बरूदत भी, एक चीज हो गया, एक लाइन। दूसरा उससे होने वाले, उससे पैदा होने वाले रिजल्ट, या जो ये बूसतन रुतूबत, ये दो चीज हो गए, दो एक्सिस। अब दुनिया में अलामती तौर पे, अलामत के तौर पे जाहिर होने के लिए ये दोनों आपस में मिलना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आग। आग जो आप बोलेंगे, आग, हवा, पानी, मिट्टी, चार अनासिर जो हम पढ़ते हैं, ये चार अनासिर, ये चार अनासिर दो कैफियत आपस में मिलने के बाद में जो जमीन दुनिया में जो वजूद में आया, उसकी मिसाल है वो। जैसे आग, हम ये नहीं बोलते आग गर्म है। आग की कैफियत अगर बोलेंगे तो हम गर्म बोल सकते हैं, लेकिन आपकी मिजाज अगर पूछेंगे तो आप बोलेंगे हार या भी से, कि इसमें दो है, कि चीज वजूद में आ गए आपस में मिलके, अभी मिजाज के तौर पे जाहिर हो रहे हो। जब मिजाज के तौर पे जब मिलेगा दो कैफियत आपस में, उसको कैफियत उला, कैफियत सानी, सब वो कंफ्यूजन में नहीं जा रहा। कैफियत उला, कैफियत सानवी भी बताया गया उसके अंदर। आप इतना याद रखो, जब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट होता है तब हम उसको देख सकते। मिसाल के तौर पे एटम जो बनता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलके वजूद में आए, फिर वो एटम कोई चीज से मिलके, दो तीन चीज मिलके, जैसे पानी। पानी के अंदर, पानी वजूद में आया एज ए लिक्विड के तौर पे,
इससे पहले इसके अंदर एक दो कैफियत है, H2O, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, वो दोनों कैफियत हम देख नहीं सकते, फील भी नहीं कर सकते। जब वो दो चीज आपस में मिलता है, एक मिजाज के तौर पे, एक कंपाउंड के तौर पे, एलिमेंट्री नहीं है अभी भी कंपाउंड हो गया, तब दुनिया में वो चीज वजूद में आता है। अरकान की शक्ल में कोई चीज हम देख नहीं सकते, यानी अरकान का मतलब अरकान से शुरू होता है। अरकान से पहले जो कैफियत के शक्ल में, किसी ने पूछा कि मुझे खुशकी दिखाओ, आप खुशकी दिखा सकते कोई चीज के अंदर या मिसाल देख के? मैंने बोला खुश क्या है, तो आप बोलेंगे खुश्क मट्टी, तो आप बोले मट्टी क्या चीज है? कोई चीज की जरूरत पड़ती है आपको खुश्की को तरीको समझाने के लिए, गर्मी को भी समझाने के लिए, सर्दी को भी समझाने के लिए आपको कोई चीज की मदद जरूरत है, तभी आप वो समझ सकते। वो आदमी वो नहीं समझता, फिर क्या करेंगे? जैसे किसी ने पूछा लाल क्या है, जिंदगी अभी लाल नहीं देखी, तो किसी से पूछे लाल क्या है, वो लाल तो रोज के जैसे, जिसने जिंदगी में भी रोज नहीं देखा तो क्या बोले, वो खून के जैसे, खून नहीं देखा तो आप समझाएगा कैसे? खून के जैसे, रोज के जैसे, एप्पल के जैसे लाल, आप एक मिसाल देने के लिए चीज की जरूरत पड़ती है। तो मिजाज एक ऐसी चीज है, कैफियत मिलने के लिए जो मिजाज के तौर पे वो चीज जो वजूद में आता है, तब मिसाल के तौर पे दुनिया में चीज को दिखा सकते हैं, ऐसे कंपाउंड के तौर पे। कंपाउंड के तौर पे आप बोल सकते हैं इसके मिजाज में बरूदतन रुतूबत है, इसके मिजाज में खुश्की है, इसके मिजाज में खुश्की है। अब आप याद रखने का, मिजाज कब बनता है? जब हमको दुनिया में देखने की लायक एक कंपाउंड है मिजाज, कैफियत आप देख नहीं सकते, आप डिस्कस कर सकते। तो एक को हम फाइल कह सकते हैं, एक मफूल कह सकते हैं, और फाइल और मफूल जब मिलता है तो कोई चीज वजूद में आता है, तब हम चीज को इजहार कर सकते हैं, इदराक कर सकते हैं, उस इदराक को इजहार कर सकते हैं, उस इदराक को हम इजहार कर सकते हैं। अब याद रखो, मैंने बताया कि मिर्ची का मिजाज क्या है, बोले तो आपने बोला मिर्ची की मिजाज गरम खुश्क है, ठीक है। इसकी कैफियत क्या है? इसकी कैफियत गरम है, वो भी ठीक है। जब मिजाज फूलेंगे तो आप गरम सिर बोल के रखेंगे तो बोलने का आपकी इल्म थोड़ा सा सरसरी तौर पे बात करो। अब आपने पानी पिया तो आपने पूछा इसका मिजाज क्या है, ये बारिद रतब है। अब किसी ने पूछा इसकी कैफियत क्या, ठंडा है, ये कैफियत क्या है, ठंडा है। अब क्या आपने बर्फ दे दिया तो क्या बोलेंगे इसकी मिजाज क्या है, सर्द खुश्क है। अगर किसी ने पूछा इसका इसका कैफियत क्या, इसका कैफियत ठंडा है, पानी के जैसे ये भी ठंडा है। पानी के जैसे पानी भी ठंडा है, ये बर्फ भी ठंडा है, लेकिन दोनों में उसके असर में ज्यादा काफी फर्क है। पानी की शक्ल नहीं होते, बर्फ का एक शक्ल होता है। वो क्यों शक्ल दे रहे, दोनों जबकि बारिश है, वो शक्ल देने के पीछे खुश्की है, खुश्की हमेशा बांध के रखता है उस चीज को। पानी में रुतूबत है, तो कोई कैफियत जब मिजाज में तब्दील होता है तो वो चीज की शक्ल बदलता रहता है, किसके हिसाब से, उसके अंदर होने वाले कैफियत के हिसाब से वो पूरी चीज बदलता है। ऐसे पूरी कायनात के अंदर हर चीज अपनी मिजाज में बदलाव, कैफियत में बदलाव आने की वजह क्या है? दो चीज आपस में मिलने की जो रेशियो है, वो रेशियो के हिसाब से उस कैफियत अलग अलग चीज में, अलग अलग मिजाज में जाहिर होने लगा। जबकि चीज खेल किसका है? मिजाज का, कैफियत का खेल है। दिख रहा है क्या है? मिजाज। क्योंकि हमारे पास इतना इदराक नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आजकल मशीन के जरिए हम डायरेक्ट उसको एहसास कर सकते हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट है या एक्सरे, ये चीज जब अपनी इदराक में नहीं था, लेकिन आज मशीन के जरिए उसका भी इदराक किया हमने, उसको हमने इस्तेमाल किया। तो बेसिकली यू यू हैव टू डिफरेंशिएट, कैफियत क्या है, मिजाज क्या है। कैफियत इज क्लासिकली एनर्जी, जब ये एनर्जी आपस में मिलता है तो वो चीज टैंजेबल फॉर्म में दिखने वाली, एहसास होने वाली, खवास खमसा बातिना के जरिए आपको फील होने का, इदराक होने की लायक बन जाते हो।
तो आप कोई दवा दे रहे, आपको इतना मालूम इसकी मिजाज कैफियत क्या है, लेकिन आपका मिजाज नहीं मालूम। ठीक है, आप 50% उल्टा सीधा काम नहीं करेंगे। ठीक है, इसकी मैदा गर्म है, दवा गर्म मत दो, गैस्ट्राइटिस हो सकते हैं, उल्टी हो सकते हैं, फुट पर, इतना तो आप जानते हैं। जब आप उसके मिजाज के तरफ जाएंगे तो आप थोड़ा और उसके अंदर केयरिंग करेंगे कि इसके अंदर इस हरारत के साथ खुशकी है क्या, इस हरारत के साथ तरीक है, कि हरारत किससे दोस्ती करता है उसके ऊपर वो कैफियत बदल जाती है। अगर हरारत की दोस्ती रुतूबत के साथ है तो हरारत वो कैफियत हवा बन जाती है। अगर हरारत की दोस्ती खुश्की के साथ है वो आग बन जाती है। दोनों में कितना फर्क है। अगर बरूदत की दोस्ती रुतूबत के साथ है तो पानी या सयाल आइटम बन जाते हैं। अगर ये बरूदत की दोस्ती खुश्की के साथ है तो पत्थर या ठोस या सॉलिड बन जाते। कितना फर्क है सॉलिड और लिक्विड में। लेकिन दोनों में कैफियत के एतबार से एक है, दोनों बारिद है, और ऊपर वाला कैफियत के हिसाब से हार है। लेकिन मिजाज के एतबार से जब उस मिलता है दूसरे चीज से, वो चीज बदल जाती है। ये पूरी कायनात में हर चीज ऐसी बनी है। अब वो हरारत की दर्जा है, एक दर्जा हरारत है, एक दर्जा यबूसत है, तो एक अलग चीज अंगार शायद बन सकते हैं। ये हरारत का दर्जा 2 है और यबूसत का दर्जा 3 या 4 है, तो चीज अलग है। हरारत का दर्जा 1 ही है, यबूसत का अलग हो गया तो भी चीज बदलेगी। अभी हरारत का दर्जा दुम हो गया, यबूसत और रुतूबत की दर्जा बदलते जा रहे हैं। तो देखो चीज कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। हरारत अपनी जगह पे एक दर्जे पे ठहर अटल है, लेकिन जो हरारत अगर रुतूबत से मिलेंगी तो अलग चीज, वो हरारत यबूसत में मिलेगी तो अलग चीज, वो हरारत रो 2 यबूसत से मिले तो अलग चीज, वो हरारत 3 यबूसत की मिलेगी तो अलग चीज, वो हरारत 4 यबूसत की मिलेगी वो अलग चीज। अब यही हरारत एक रुतूबत से मिलेंगे तो अलग चीज, यही हरारत 2 रुतूबत से मिलेंगे तो अलग चीज, यही हरारत 4 रुतूबत से मिले तो अलग चीज, अलग चीज हो रहा है। अब ये हरारत एक था, अब ये हरारत 2 हो गए। अब ये 2 हरारत एक रुतूबत से मिला और ये 2 हरारत 2 रुतूबत से मिला, तो हर चीज ऐसा मल्टीप्लाई होते जा रहा है। एक के 4 मिसाल हो गया, फिर 4 का 4 हो गया, कैसे तकसीम होते जा रहे हैं। यानी H2O एक चीज बने, H2O2 हो गया तो वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया। अब आपको कोई चीज को तब्दील करना है तो उसकी रेशियो में बदलो। जैसे कार्बन है, कार्बन की अलग अलग जगह बैठने से भी, जगह बैठने से, पोजीशन बदलने से कार्बन नहीं बदले, उसकी पोजीशन बदलने से वो स्लेट भी बनता है, ग्राफाइट भी बनता है, दुनिया का सबसे महंगी चीज डायमंड भी बनता है, वही दुनिया का सस्ता कोयला भी बनता है। चीज वही है। चेंजेस क्या है, रेशियो में। जब आपकी मिजाज कैफियत की जो रेशियो जो बदलता है, वो हिसाब से मिजाज भी बदलता है। मिजाज जैसे बदलेंगे चीज भी बदलेंगे। तो जो कसरत आप देख रहे हैं दुनिया में, वो कसरत में आप एक वहदत ढूंढ सकते हैं। अगर वहदत नहीं तो कम से कम डुअलिटी तो देख सकते हैं, एक्साउजेन तो देख सकते हैं। तो आपकी नजर, आपकी सोच इस इतबार से होना चाहिए कि दुनिया कसरत से देख रहे, मैं हर कसरत को मैंने अपने हिसाब से देख रहा, तो आपको हर चीज को, हर बीमारी को मैनेज करने में आपको बहुत आसान रहेगी। अब इसको पढ़ के रखना, जैसे जापान में शायद एक तरीका है दुनिया की कोई चीज की मास्टरी करने के लिए, उसकी उस्ताद बनने की। उसका तरीका ये है कि 3 स्टेज है पढ़ने की। एक तो ये है कि आप जो भी जैसे भी पढ़े उसकी फंडामेंटल वैसे की वैसे ही पढ़ा करो, सेम एज इट इज। उसमें मास्टरी यानी कि वो
सेम एज इट इज पढ़ो फंडामेंटल, बाद में आप उसके अंदर तरमीम या उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं एज पर योर कैपेसिटी। तो उस दौर हो गया अलग। तीसरी, आप उसके अंदर मास्टरी हासिल कर ली। जैसे आपने एबीसीडी पढ़ा, एबीसीडी पढ़ने के टाइम पे स्कूल में उस्ताद लोग से, टीचर लोग से बहुत मार खाए होगे, एबीसीडी अगर गलत सब बोलेगा तो। एबीसीडी बराबर, एबीसीडी पढ़ा हमने पूरी जेड तक। अगर गलत आपने कुछ लिखे स्कूल में, आप फेल हो जाएंगे। आप वैसे की वैसे ही पढ़े उसको, रट रट के कैसे भी आपने समझ के रखे या पढ़ के रखे। जब बाद में आप एबीसीडी की मास्टर हो गए, फिर आप ए को बी से, बी को बुक, एप्पल, कैट, ये सब सीखा आपने। कैसे दो वर्ड कैसे सेंटेंस बने या वर्ड बने, वो भी आपने ऐसे पढ़े। CAT, कैट, एप्पल ऐसे पढ़े। ये दौर के बाद में जब एक दौर आता है कि आप हर चीज को इधर इधर करके देखें, तो एक नई चीज बनना शुरू हो गई। वो नई चीज बनते बनते एक मास्टरपीस बनेगी। जब आप बड़े बड़े नॉवलिस्ट बन गए, लिख रहा है, बड़े बड़े थीसिस लिख रहे हैं, रिसर्च लिख रहे हैं अंग्रेजी में, आपसे आके कोई ये नहीं पूछेंगे आपको एबीसीडी मालूम है क्या। आपसे ये नहीं पूछेंगे आप पहले एबीसीडी हमको समझाओ। आपसे कोई आके नहीं पूछेंगे आप एबीसीडी में कितना मास्टर है, कि आप वो स्टेज से खत्म हो चुके। तो मैं ये समझता हूँ कि हम जितने भी प्रिलिमिनरी स्टेज में एबीसीडी और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड सेंटेंस, वो पहले एज इट इज जो हमको सिखाया गया या जो भी है, उसमें आप तरमीम मत करो, बेस में। बेस में, क्योंकि बेस से अगर शुरू गड़बड़ कर दे तो खत्म है। इसके लिए बार बार मैं हर जगह पे ये चीज आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ कि मिजाज और कैफियत को कैसे सीखना है। अगर आपको, क्योंकि अभी जितने भी जो न्यू जनरेशन है, जैसे ये सब नीट वगैरह पास होके थोड़ा फिजिक्स का थोड़ा बहुत मालूमात रखते हैं, वो भी थोड़ा आराम से सीख सकते हैं इफ यू कोरिलेट आवर सिस्टम विद फिजिक्स। हम जैसे लोग फिजिक्स को इतना नहीं पढ़े थे, लेकिन फिजिक्स एक फेवरेट सब्जेक्ट होना चाहिए था। तो फिजिक्स को अगर कंपेयर करेंगे तो हमको समझ में आएंगे कि मैंने 2-3 बार आपको बोला भी होगा, आइंस्टीन का एक ख्वाहिश था दुनिया की जितनी भी फोर्सेस है, ताकत है दुनिया में, अभी तक 4 फोर्स फाइंड आउट किए। आइंस्टीन मरने के टाइम पे वो अधूरा छोड़ के गया। वो क्या था मालूम? यूनिफाइड फोर्स। यानी चारों फोर्स को कंट्रोल करने वाले कोई फोर्स तो नहीं रहेगा क्या। तो हम यहां तक पहुंच सकते हैं, आइंस्टीन के भी आगे एक स्टेप बता सकते हैं कि यूनिफाइड फोर्स के अंदर भी 2 एक्सिस काम करता है। 2 एक्सिस, एक फाइल और मफूल का एक्सिस। फाइल क्या? हरारत। मफूल क्या? बरूदत। इसमें 2 आएंगे, फाइल में हरारत भी आ रहा है और बरूदत भी आ रहा है। सिर्फ मैंने एक चीज बोला, एक एक्सिस हरारत और बरूदत का, एक ही एक्सिस है। बरूदत और रुतूबत का इससे दुनिया चलता है। दुनिया अगर इससे चल रही थी, बीमारी भी उससे, उसकी इलाज भी उससे, दवा भी उससे, हर चीज उससे चलेगा ना। बीमारी थोड़ा बाहर रहेगी। तो ये 2 एक्सिस का इल्म तुम्हारे अंदर आ गया, तो कोई भी बीमारी की सबब ढूंढने में, जैसे इडियोपैथिक या हाइड्रोजेनिक या नामालूम बोलने की जरूरत नहीं पड़ता। आपको बराबर ये बोल सकता है ये इडियट नहीं है या हाइड्रोजेनिक नहीं है। ये इसके पीछे, ये हरारत की कौन सी दर्जे में पहुंचने के बाद में, जैसे हरारत बढ़ते जा रहा है या खुश्की भी बढ़ते जा रहा है, या खुश्की कम हो रहा है यानी रुतूबत, यानी इसके अंदर बरूदत, गर्मी कम हो रहा है, इस एक्सिस में हरारत बढ़ते जा रहा है, इस हरारत में खुश्की, इस एक्सिस में खुश्की बढ़ते जा रहा है। तो 2 एक्सिस पढ़ो तो आपको करना पड़ेंगे, यहां खींचना है कि यहां खींचना है, या हरारत को कम करे ताकि खुश्की कम हो जाए। खुश्की को बढ़ाना जरूरी है तभी ये निकल सकता, थोड़ा हरारत को बढ़ाओ। इतनी सादगी से दुनिया में हर चीज को आप समझेंगे तो ये दुनिया का सबसे टॉप मोस्ट फिलोसफी बन जाएंगे। थीसिस सबमिट करो,
नोबेल प्राइज मिलेंगे। एक्सप्लेनेशन में मत जाओ। एक्सप्लेनेशन मैंने बताया ना, आपने हरारत को एक हरारत को एक रुतूबत से जोड़ दिया, एक चीज बन जाएगी। एक हरारत से दो वाला रुतूबत से जोड़ दिया, तीस चीज बदल गई। हर हरारत को 3 वाला रुतूबत से अलग हो गया। एक रुतूबत अनगिनत होते जाएंगे। तो आपको क्लासिफाई करने का 4 में हम कैसे उसको कैद करें, और 4 के हिसाब से 4 × 4 फिर उसको मल्टीप्लाई करते जाओ। तो मल्टीप्लाई करने के हिसाब से दुनिया की हर चीज को तुम बता सकते, एक्सप्लेन कर सकते। अगर आप उसको कम करते 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 जाएंगे तो दो एक्सिस में आएंगे। दो एक्सिस दो एक्सिस में काम करेंगे। दोनों एक्सिस कंट्रोल करना सीखो, दुनिया की हर चीज में सॉल्यूशन दे सकते। कंफ्यूज होने की कोई चीज है ही नहीं इसमें, समझने की चीज है। अगर तुम रटेंगे हर या बीस बारी दिया बीस खर्द खुश पर, जिंदगी खत्म हो जाएगी। कोशिश करो दुनिया में डे टू डे लाइफ में, जैसे अभी खुशकी और तरी का मतलब ये नहीं कि वो चीज खुश को तर हो, उसकी मायना बहुत है। जैसे हरारत का मतलब मैंने बताया कि हरारत का मतलब सिर्फ गर्मी नहीं, हरारत का मतलब है मूवमेंट, हरारत का मतलब है फैलना। तो जाहिर सी बात, अगर किसी ने पूछा व्हाट इज बरूदत, बरूदत का मतलब है सुकड़ना या नीचे आना या कम होना, उसके ऑपोजिट आ गया। यही चीज खुशकी के अंदर, तरी आपस में जोड़ता है, खुशकी आपस में तोड़ता है। तरी आपस में इत्तिसाल करता है, खुशकी तफर्रुक क्रिएट करता है। जैसे मैंने उस दिन भी बताया था कि रजस तमस तेजस ऐसे दुनिया में 4 ताकत है, ताकत इसी से हिसाब से काम करता है। यही चीज हमारे और आयुर्वेदिक में थोड़ा इख्तिलाफ यही से शुरू हो गया। 2 एक्सिस वाले के हिसाब से 4 होना चाहिए, लेकिन 2 एक्सिस के हिसाब से मॉडर्न में 5 अनासिर के हिसाब से 3 एक्सिस आते हैं। 3 खिल के मानता है आयुर्वेदिक वाले, 4 को मानता ही नहीं। खून को तो नहीं मानता आयुर्वेदिक वाले, वाद पित्त कफ 3 को मानता है, रक्त को तो मानता ही नहीं। तो गड़बड़ वही एक्सिस में स्टार्ट हो गया फिजिक्स के हिसाब से। गर्मी अगर है तो उसके साथ में सर्दी रहेंगे, और ये दोनों नीचे, ये दोनों आपस में मिलकर 4 चीज बनता है। अब इनका क्या है, 5 अनासिर से 3 चीज बन रहे हैं। गड़बड़ वही से स्टार्ट हुआ है। और वो कहते हैं कि यूनानी वाले आयुर्वेदिक का अरबिक वर्षन है, थोड़ा यूनानी वाले आयुर्वेदिक वाले यूनानी को मुस्लिम एक चीज के हिसाब से उसको रिप्रेजेंट किया। ये आप अगर समझ में आ गए तो आप ये खंडित कर सकते हो, लेकिन आप उसको ऑब्जेक्ट कर सकते नो। फंडा यही से स्टार्ट होते, फंडामेंटली देयर आर समथिंग इज रॉन्ग विद आयुर्वेदिक एक्सप्लेनेशन। अगर हम उनसे पूछेंगे पानी को खत्म करने के लिए उसके ऑपोजिट, क्योंकि हमारा आयुर्वेदिक का, होम्योपैथी का, मॉडर्न मेडिसिन का सबका मकसद क्या है, तादील या समझो इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम में लाना कोई चीज को, तनासुब में लाना। दैट इज व्हाट इज हेल्थ। होमियोस्टेसिस लेवल पे ना, गर्मी को सर्दी, सर्दी को बैलेंस में लेके, दैट इज बैलेंस में रखना, दैट इज तिब। नो, व्हाट इज तिब? किसी ने पूछा व्हाट इज तिब? तिब कुछ नहीं। तिब का मतलब क्या, कैफियत को बैलेंस में रखना। सिंपल सेंटेंस में जवाब दो। अगर किसी ने पूछा व्हाट इज तिब, मेडिसिन, मेडिसिन इज नथिंग बट मेंटेनिंग द बैलेंस, हर चीज का बैलेंस में रखो, दैट इज तिब। तो बैलेंस के लिए 2 चीज चाहिए ना, एक से कैसे कोई चीज बैलेंस हो। तो तिब, अगर किसी ने पूछा व्हाट इज तिब, तिब इज बैलेंसिंग, बैलेंस करने के लिए तिब। तो गर्मी को बैलेंस करने के लिए सर्दी है, या खुश्की को बैलेंस करने उसकी एक पहलू है। 2 पहलू होना चाहिए, आयुर्वेदिक में एक पहलू नहीं है।
सर्दी हो गया तो गर्मी, गर्मी हो गया तो सर्दी। अगर आयुर्वेदिक में सर्द खुश्क बीमारी हो गया, सर्द खुश्क कॉम्बिनेशन, कैफियत नहीं, मिजाज। अगर इन लोग से एक चीज, खाली इतना एक सवाल पूछना आयुर्वेदिक वाले से, उसको डिबेट करने के लिए, उसको छेड़ने के हिसाब से नहीं, उनको समझ आ रहे के देखने के लिए, उनकी समझ कितना है। उनसे पूछो कि हमारे, हम दोनों भाई भाई है, ठीक है, अगर हम गर्मी की कोई बीमारी आ गया, नहीं सफरा भी है, अब आग की पीड़, तो आप भी मैं भी, हम लोग दोनों पानी से बुझाता है, यानी बलगमी मिजाज से ट्रीट करते हैं। या कोई पानी का मसला आ गया तो हम गर्मी से उसको इलाज करेंगे। उनसे पूछ के देखो, सर्द खुश्क यानी सॉलिड, यानी सौदावियत का कोई बीमारी आ गया, तो उनके जिम, उसके जिद में क्या चीज है जो उसको तादील करे या उसको बैलेंस करे, है ही नहीं। दम्भी मिजाज का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, तो तादील कैसे करेंगे, उसको बैलेंस कैसे करें। सिर्फ एक दोस्त अगर है तुम्हारी, कोई आयुर्वेदिक दोस्त, उनसे सिर्फ एक सादा सवाल पूछो, यार मेरे बहुत दिनों से मेरे दिमाग में एक चीज पूछ रही, मैं आपसे पूछना चाह रहा। ये नहीं कि उनको गलत साबित करने के लिए। हम लोग हमेशा यही कहते हैं ना, इस्लाम, हम लोग मुसलमान लोग एक तरीका भी, जल्दी दूसरे को गलत साबित करने के लिए उसके ऊपर चढ़ जाते, फिर झगड़ा हो जाता। झगड़ने के लिए नहीं, समझने के हिसाब से, वो भी समझे मैं भी समझे, वो हिसाब से बातें क्या करो। तो कैफियत को उस हिसाब से समझो। मिजाज क्या है, मिली जुली कैफियत। तो वो दो चीज एग्जैक्टली कैसे, हाउ डज इट वर्क, वो अपने हिसाब से होना चाहिए। तो वो एक्चुअली आप, उसकी एसेंस क्या है, उसकी मिजाज के इतिबार से, जैसे जैसे आग की कैफियत के हिसाब से उसके अंदर क्या क्या गुण हो सकता है। आग के सेम मिजाज, गर्म मिजाज हवा भी है, लेकिन उसके साथ खुश्की नहीं, उसके साथ तरी है, तो उसके क्या गुण हो सकते हैं, उसकी क्वालिटी क्या हो सकती है, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ रहा है। जबकि आग भी गर्म है, लेकिन उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, वो जला डालता है, उसको उसको रुकने की सलाहियत ही नहीं, खत्म करता है। हवा एक बार रुक सकता है, आग नहीं रुकता है। ये चेंजेस क्यों है, खुश्की की वजह से। और कोते नफूस भी कैसे आया, खुश्की। तो ये धीरे धीरे आप जाएंगे तो आपको समझ में आएंगे कि जैसे हवा, हवा के अंदर भी गर्मी है, मूवमेंट है, लेकिन उसके अंदर फ्लूइडिटी नहीं, ज्यादा घूम, हवा अलग तरीके से चलता है। तो दुनिया की हर चीज को इस इतिबार से सोचा करो, कैफियत और मिजाज के इतिबार से। दोनों समझने के टाइम पे, जब आप तकवे के हिसाब से बातें करेंगे, तो आप तोल नाप के बातें करेंगे। एटलीस्ट जो हमारी जो लेक्चर सुनता है, जो हमारे क्लास में जो रेगुलर अटेंड करता है, उनकी बातचीत भी देना वेल डिफाइंड एंड रिफाइंड होना चाहिए। नॉट सरसरी तौर पे कभी भी हकीम बात नहीं करेंगे। हकीम तो हमेशा वो नाप तोप के बातें करते। अगर आपकी जो फंडा, कैफियत और मिजाज की फंडा इस परफेक्ट है, तो आप दुनिया के कोई भी टॉपिक के ऊपर आप राय मशवरा दे सकते हो, परफेक्ट राय मशवरा। ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बस, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा सर्द खुश्क भी है और गर्म खुश्क भी, दोनों खुश्की है। कुछ लोग सर अभी इसका चद्दर थोड़ा के एक अंदर ही। चार्ट बनाकर आप, थोड़ा इसका चार्ट बनाकर एक डिस्प्ले कर देंगे सर। इंशाल्लाह। थोड़ा सा इसमें ये रहेगा कि एक चार्ट के रूप में ये चीज आ जाएगी तो बहुत अच्छा, एक वो भी हो आज जाएगा। आपको मैंने एक, आज आप एक टेक्स्ट मैसेज भेजता हूं, आप जरा देख लीजिए आपके ग्रुप में। कुछ लोग रिसर्च ओरिएंटेड है, उनके लिए भी काम आ जाएंगे। तो मैं आज भेजता हूं आपकी ग्रुप पे, आप उसको शेयर करो। ओके। इंशाल्लाह। फिजिक्स के हिसाब से अगर सोचेंगे तो माशाल्लाह इतना अच्छा लगेंगे। अगर आप यूनानी समझने के लिए जो +2 वाले, ये उनके साथ में अगर बाप बेटे के साथ बैठ सकते, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बेटा देखो मैं यहाँ सर अटक रहा हूँ, ये जो फिजिक्स में आप उसकी जवाब दे सकते, तो बेटे से थोड़ा मदद लो, जो +2 है या समझो फिजिक्स की काम कर रहे हैं, तो आप उनको मदद ले सकते हैं भाई। या इसी दर्जे में अगर सर्दी या गर्मी बढ़ेगी, तो वहां खुश्की के एतबार से या क्या असर हो सकता है। ओके। थैंक यू सर, जजाकल्ला। और बहुत बहुत शुक्रिया सर ने आज हम लोगों को एक फर्स्ट प्रॉफ में एक बात सर ने कही बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट प्रॉफ में अगर मिजाज और कैफियत को ही रखा जाए सब्जेक्ट को, तो हम हमारे प्रैक्टिशनर एक अच्छे हकीम बनकर इस समाज को एक रोशन कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है सर। और एक्सक्यूज मी मुझे तो सर,
अस्सलाम वालेकुम सर। बोलिए। अरे सर सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन। एक्चुअली लास्ट टाइम आपने सर बोला था कि मैं कुछ वो मॉड्यूल शेयर करने के लिए, तो प्लीज अगर वो शेयर कर देते आप। वो किस चीज का मॉड्यूल्स, राइट? सर आपने कहा था कि जो भी कोई यूनानी अगर नया क्लिनिक लाइक खोलना चाहता हो तो उसके लिए ये हिस्ट्री की टेकिंग का। वो मैं अभी भेजता हूँ, राइट नाउ, डोंट वेट। ओके सर, थैंक यू सो ओके मच सर, थैंक यू सो मच। ओके, I'll do right now, डोंट वरी। ओके सर। क्योंकि आपको है ना, एक चीज बताता हूँ मैं आपको। अगर अपनी सिस्टम को, यूनानी को, जो कैफियत और मिजाज के एतबार से आप केस शीट भर के देंगे, तुम्हारे सामने वाला पेशेंट पागल हो जाएगी। जो आजकल जो मॉडर्न वाले जो दिखाता है फाइल बना के, वो फाइल की एक्सट्रीम फाइल बना के दे सकते तुम। वो हैरान हो जाएंगे फाइल देख के, बोले यार बाप रे, ये इन लोग क्या साइंस, इनकी सोच क्या है। I'll शेयर एक छोटा सा मिसाल आपको, अभी मैं इंशाल्लाह अभी शेयर करेंगे। यू कैन शेयर विथ एवरीवन। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर गरम गरम खुश्क जैसे अपन बोलते हैं कि एंटीबायोटिक गरम खुश्क होती है तो वो गुड बैक्टीरिया को खत्म कर देती है, तो अपनी यूनानी दवाइयों में भी हम कुछ गरम खुश्क दवाइयाँ कभी कभी देते हैं, तो क्या उससे भी गुड बैक्टीरिया को फर्क पड़ता होगा? 101%। ये देखो, गरम खुश्क एक चीज होते हैं और एक होते हैं सर्द खुश्क। जी। ओके, दोनों का एंड रिजल्ट क्या है? खुश्की। हाँ, अब आप बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, आपकी सवाल में जवाब है। ओके, आपकी सवाल में जवाब है। यस, हर सवाल अच्छे से पढ़ा करो। बैक्टीरिया एक ऑर्गेनिज्म है, जी। ताफुन से क्रिएट होते हैं ज्यादातर। जी। ताफुन किससे होता है? तरी से, रुतुबत से। रुतूबत से। दुनिया में जो भी चीज रुतूबत को खत्म करते हैं वो सब एंटीबायोटिक का इफेक्ट रखता है। जरूरी नहीं कि आप नाम एंटीबायोटिक रखिए, जी। एंटी बैक्टीरियल रखिए। जैसे आप एंटीबायोटिक के बारे में पढ़ा होगा, फार्माकोकाइनेटिक्स। देयर आर टू वर्ड, वन इज बैक्टीरियोसिडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक्स। एक जी। जी। बैक्टीरिया को मारता है और एक बैक्टीरिया को ग्रोथ को रोकता है, दैट इज ग्रोथ व्हाट को इज रोक। बैक्टीरियोसिडल। जी। जी। जहां खुश्की की ज्यादती होते है तो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन खत्म होते हैं और बैक्टीरिया खत्म मर जाता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोसिडल। जी। जी। कुछ बैक्टीरिया की जो मीडिया है, जैसे ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव, जो बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव में रहते हैं उसको ग्राम पॉजिटिव मीडिया क्रिएट करो तो मर जाएंगे, ओके। दैट इज बैक्टीरियोसिडल। तो आप सर्द खुश्क माहौल भी क्रिएट कर सकते हैं, गर्म खुश्क माहौल से भी बैक्टीरिया को मार सकते हैं। जो बैक्टीरिया गर्म खुश्क से नहीं मरता, फॉर एग्जाम्पल मैप्सिल, जी। जिसके अंदर करंजुआ है, सिसालपीनिया बोंडुसेल्ले, गरम। ओके, गर्म खुश्क थर्ड दर्जे में बहुत सारे। एंड इसको बोलते हैं फीवर नेट। फीवर नेट। नेट बुखार को उतारता है। देखो, जैसे मैं आपको लिंक बता रहा हूं, बुखार कब आता है? ताफुन से। जी। ताफुन किससे होता है? तरी से। तरी से और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। कभी जी। कभी बुखार उतरता है एंटीबायोटिक से। क्यों? तूने एंटीबायोटिक नहीं दिया, हम्म। इन्फेक्शन खत्म हो गया, बुखार उतर गया। बुखार उतर गया। अब तुमने रट के रेके ये दाफे हुम्मा, अरे दाफे हुम्मा है, ठीक है, वो एक अंग्रेज एक उर्दू वर्ड है, उसमें कैफियत आ ही नहीं रहे, उसमें कैफियत नहीं आ रहा। कैफियत नहीं आ रहा। जहां कैफियत नहीं आ रहा उसको छोड़ो तुम। अब मैं बोला मुसफ़ी खून, वहां कैफियत कहाँ आ रहा है? छोड़ दो उस वर्ड को। सही है। अब वो हमने पढ़ के रेखे मुकव्वी असाब, मुकव्वी मेदा, मुकव्वी बा, मुगल्लिस, मुकव्वी मुहर, ये छोड़ो। जहां कैफियत की बात नहीं आते वो तुम अंधेरे में भटक जाओगे। जी। अब आपको सभी, जैसे फॉर एग्जाम्पल तमाम सर्द खुश्क दवा, जैसे फिटकरी, मुल्तानी मिट्टी, संदल सुर्ख, संदल सफेद, गेरू, सब मुंदमिले कुरू है। जी। क्या है? मुंदमिले कुरू। मुंदमिले कुरू क्यों? ताफुन को खुश्की। रोक रहा है, जी। खुश्की। ये कौन सी है? सर्द खुश्क। सर्द खुश्क। तो वहां भी एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट तो रखता है ना, जी। जी। तभी वो खुश्क हो गया, तभी हील हो गया। जी।
तो आपको जब एंटीबायोटिक की बात करते बोलना एक ही दवा सब मरीज को दे रहे हैं हकीम साहब, वो हकीम साहब का फंडामेंटल फिलोसफी गलत है। आप एंटीबायोटिक की बात आपके पास दो होना चाहिए, जी आपके पास सर्द खुश्क भी होना चाहिए, गर्म खुश्क भी होना चाहिए, जी जी क्योंकि हमारे पास दो एक्सिस है। जी आपके हाथ में दो टूल होना चाहिए कोई भी बीमारी को इलाज करने में। जी अगर आपके पास डायबिटिक भी आ रहा है, डायबिटिक में भी दो टूल होना चाहिए, गर्म डायबिटिक भी है, सर्द भी है। हर दवा हर जगह में एक दवा काम करता हुआ नहीं करता है। जोजेन, आई जी थिंक आपको समझ में आया होगा मेरी जो बात। जी सर, समझ में आ गया है, लेकिन मेरा मतलब डाउट ये है कि जैसे एंटीबायोटिक को अपन मतलब हर्बल पैथी वाले नहीं बोलते हैं देने के लिए क्योंकि वो साइड इफेक्ट्स है, तो क्या हमारी दवाइयों के भी साइड इफेक्ट्स इस तरीके से होते हैं, हो अगर सकते हैं? आप एक्सट्रीम खुश्की क्रिएट करेंगे तो साइड इफेक्ट होंगे। अच्छा, मतलब दर्जा कम करना पड़ेगा बस। अईवा, जैसे अभी अरमस के प्रोडक्ट आते कैप हुम्मा जदीद, जी वो बुखार के लिए, लेकिन उसका मिजाज क्या है, सर्द खुश्क है। सर्द खुश्क उसका कंडन क्या है, फिटकरी और गोदन की। गोदंदी। वो बुखार में काम इसलिए करती है, ताफुन को भी रोकता है, जी जी इसलिए तो अभी पेशाब में भी प्रॉब्लम है। तो आप कोई भी दवा कोई इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कंपनी से पूछो, कम से कम उसकी कैफियत तो बताओ, मिजाज तो छोड़ो, कैफियत तो बताओ। हम्म यू गॉट माई पॉइंट। यस सर, दर्जा ही कम यानी कम ज्यादा करके अपन उसके चौथे साइड इफेक्ट्स दर्जे को में कम कर रिजल्ट सकते अच्छे हैं। मिले, लेकिन साइड इफेक्ट ज्यादा रहेंगे। साइड इफेक्ट ज्यादा रहेंगे। जी जी जैसे पेंसिलिन वन ऑफ द बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस है, लेकिन खतरनाक भी है वो। सही है। अल्सेनिक समुल फॉर बेहतरीन हम्म दवा है, दर्जे 4 का है, लेकिन खतरनाक है वो। जी जी अफ्यून दुनिया का सबसे बेहतरीन मैसेज, जिसमें मॉर्फिन बनता है, हम्म बेहतरीन मुनव्वी मुखद्दिर मुसक्किन है वो, लेकिन दर्जे 4 का है। जी जो आदमी मास्टर है उसमें हासिल कर सकते, जो मास्टरी के बाद में, जी सर। बीच में नहीं। ओके डॉक्टर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। सर अबे करंजवा को अगर डीएनएस वाले पेशेंट को 1 मंथ या 2 मंथ तक दिया जाए तो क्या रिजल्ट आएगा? कौन सी? डीएनएस वाले पेशेंट को अगर हब्बे करंजवा दिया जाए एक एक गोली सुबह शाम रिजल्ट तो मिलेंगे, रिजल्ट मिलेंगे। देखो कभी भी याद रखने का, कभी भी अगर किसी को नजला है तो उसको निकालने की कोशिश किया करो बलगमी मादे को, वरना अगर दर्जे 4 दवा हम ज्यादा करेंगे तो वो बलगमी मादा खुश्क होने की प्रॉब्लम भी होती है। जैसे आप डायरेक्ट एंटीबायोटिक चलाए किसी को बिगर एक्सपेक्ट्रेशन या मुंजिज मुस्सिल थेरेपी बिगर तो भी हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। तो कोई भी चीज को आप याद रखने का, आपकी दर्जा इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैंने बताया कि दर्जे के हिसाब से चीज बदलता है, मिजाज के हिसाब से मिजाज बदल जाते दर्जे के हिसाब से। ओके डॉक्टर। ओके बहुत सर बहुत ओके शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर मेरे दो क्वेश्चन हैं सर। एक अरे जैसे लेडीज आती हैं, हाँ हाँ अक्सर बोलिए। सर वो फेयर फेयर कलर में होती हैं सर लेडी, और उनको चेहरे पे सिर्फ चेहरे पे ही सर सबसे ज्यादा तिल होता है, तो सर उसको कैसे मैनेज करें? सर दूसरा पीसीओडी और यूट्राइन फाइब्रॉइड, खासकर फ्लूइड फिल्ड जो पीसीओडी होता है सर, उसको कैसे मैनेज करें? थोड़ा सर ये रहनुमाई सब कर दें। मैनेजमेंट आप दवा से करेंगे तो प्रॉब्लम होते दवा, ये सब चीज की मैनेजमेंट आप कैफियत से करेंगे तो जल्दी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। जी दवा से जब मैनेज करेंगे, मैं दुनिया भर की दवा बताएंगी, उससे अच्छा मैनेजमेंट उसके अंदर जो जोजेन से मैनेज करो तो इजी हो जाएंगे। अब वो तिल जो कहते हैं कि अगर औरत को दाएं हैं तो अच्छा है, बाएं हैं तो गलत है, सब नहीं एक सर, शास्त्र बहुत होते, सारे तिल शगुन हैं पूरे शास्त्र। फेस पे। जी हाँ तो देखो तिल के बारे में यूनानी की क्लासिकल लिटरेचर में लिखा, कई कई जगह पे सौदा की ज्यादती लिखा है, सौदा की ओ, मादा है, लेकिन उससे पेशेंट के ऊपर या उसकी अंदरूनी तौर पे मिजाज में इतना कुछ ये नहीं होते, बेसिकली वो यस कोई प्रॉब्लम नहीं होते। लेकिन फिर भी तिहाल को थोड़ा मेंटेन रखा करो। तिहाल के साथ में बेसिकली कहते हैं कि गरम तर दवा से उसको कमी कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं गरम जी तर दवा से, राइट। उससे थोड़ा सा उसको मैनेज कर सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। ओके और पीसीओडी का मतलब आप वही से स्टार्ट करो, क्योंकि पीसीओडी एक अलामत है।
जी बीमारी नहीं है। ओके सर। पीसीओडी एक अलामत है, डिजीज नहीं है। डिजीज कहाँ से स्टार्ट हुआ? रुतूबत से स्टार्ट हो गया होगा ओके सर। या बरूदत से स्टार्ट हो गया होगा। जी जी अभी अलामत को स्टार्ट करने के लिए या तो काट के फेंकना पड़ेंगे, दैट इज बेस्ट फॉर एलोपैथी मेडिसिन। यस सर। क्योंकि आप सिम्टोमेटिकली इफ यू वांट टू ट्रीट यू हैव टू डू, क्योंकि सिम्टम्स इतना हो गया, कभी कभी सिस्ट 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का सिस्ट बन गया ऑलरेडी। ओके सर। अब आप उसको मिजाज कैफियत अजमल सर की लेक्चर सुन के ट्रीट नहीं कर सकते। पेशेंट को मतलब देखो आपको तकलीफ नहीं हो रहा है या मैकेनिकल लोड की वजह से आपको पेन हो रहे हैं, तो आप जी या तो उसको लेप्रोस्कोपी या कोई चीज से निकाल भी सकते हैं। हम कभी भी इसकी अगेंस्ट नहीं है किसकी सर्जरी के। जी सर। इल्मुल जर्रात की अगर जरूरत पड़ रहा है तो उसको भी आप रेफर किया करो, क्योंकि ये कैफियत के ऊपर चले गया, यानी ये चीज इतना मादा जम चुकी है, दवा से नहीं जा सकता है। दैट टाइम यू कैन ऑल्सो रेफर टू सर्टन पेशेंट को, यू कैन रेफर टू सर्जन। नो, जी जी ये नहीं हमारे यार मैं इंसल्ट हो जाएंगे, मेरी ईगो के ऊपर हर्ट हो जाएंगे, मैं हकीम हूँ, मैं कैसे नहीं, यस उसको समझाओ, उसको देखो भाई दिस इज नॉट लाइक कैफियत से ये डील नहीं होगा। ये जी जी कैफियत से हटके खुश्की और तरी इतना इंतहा हो गया, वो तरी को और खुश्की को दूर करने के लिए यू नीड सम सॉर्ट ऑफ मैनिपुलेशन राइट नाउ। ओके सर। अगर आप थैंक शुरू में इनको बोल देना भाई फर्दर डेवलपमेंट ना होने के लिए हमारे पास थेरापी है, या उससे अगर जी जी दूसरों की तकलीफ, क्योंकि अभी भी लॉजिकली हम लोग बातें किया भी करो, क्योंकि ये नहीं कि हमने भाई हर चीज को ये करेंगे। ओके जी जी सर। थैंक यू सर। ओके ओके ओके, बस ना। सर ये सौदा से जो तिल काले कलर की होती है सौदे की वजह से होती है, सौदा भी मारते थे तो जो क्या ज्यादातर समझा? पेशेंट को रेड कलर के तिल दिखाई देते, क्या क्या? रेड कलर के तिल दिखाई देते ज्यादातर पेशेंट को एज बढ़ते साथ साथ, तो वो किस मादे की ज्यादा थी? देखो, तिल का जो डेफिनेशन है नहीं, वो जो तिल का एक अलग होता है और एक बर्थमार्क अलग होता है। कभी कभी मजाक में भी बोलते हैं, जब अल्लाह तस्वीर बना रहा था तो थोड़ा बहुत शाही गिर गया था, कहते मतलब तिल बेसिकली ब्लैक होता है और रेड कलर का भी तिल होते हैं। कल मैं कुछ पढ़ रहा था, उसमें एक शगुन शास्त्र बोलते हैं, उसमें भी लिखा है रेड तिल होते हैं, और सीने में हो गए तो क्या उससे फायदा, इधर हो गए तो क्या है, गर्दन में हो गए तो इधर हो गए तो, वो एक अलग साइंस है जिसको शगुन शगुन शास्त्र कहते हैं, शगुन के हिसाब से लोग कहते हैं। वो छोड़ो, अभी यहाँ आपको अगर वो आपको तकलीफ नहीं दे रहे, देखो ट्रीटमेंट हमेशा याद रखने का, ट्रीटमेंट का मकसद है तादील, ट्रीटमेंट का मकसद है तकलीफ को दूर करना और मिजाज को तादील रखना। अगर समझो कोई चीज अगर तिल की वजह से या कोई चीज की वजह से उसके मिजाज में कोई गैर तबी या कोई इनबैलेंस नहीं है, देन वी आर नॉट सपोज टू ट्रीट करने की जरूरत नहीं। अगर सपोज इफ इट इज जब कॉस्मेटिक इश्यूज अगर आ रहे, अगर उससे दूसरा कुछ इश्यूज आ रहा है, देन यू कैन थिंक अबाउट इट, अदरवाइज तो उसके ये जरूरत ही नहीं। अभी गंभीर तिल कहते हैं उसको, ट्रीटमेंट मकामी तौर पे कुछ लगाने की कोशिश करो, क्योंकि उसमें सर्द खुश्क दवा कोशिश करके देखो तो थोड़ा बहुत उसकी साइज और एक चीज कम हो सकता है। ओके चलो, वालेकुम सलाम। सर मेरी सिस्टर है 51 ईयर्स की, और उनके 2 महीने पहले टीओमास आया था काफी बड़ा 15 सेंटीमीटर का, तो वो सर रिमूव करा दिया। अब उसके बाद जब उनकी रिपोर्ट आई तो वो स्टेज 3 आया उसमें, फिर हमने ब्रेन में आवाज क्लियर नहीं सर टीओमास। अच्छा अच्छा सर, एक मिनट सर, अब आ रही है आवाज? हाँ बोलिए, आप बाजार में हैं? हाँ जी सर, मैं रास्ते में। हाँ बोलिए। हाँ सर मेरी सिस्टर 51 ईयर्स की है, उनका टीओमास आया था 15 सेंटीमीटर का, ओके तो वो रिमूव हो गया 2 महीने पहले। जब रिपोर्ट आई तो उन्होंने कहा स्टेज 3 है कार्सिनोमा ये। फिर उनकी अभी 10 दिन पहले सर्जरी हुई है, उसके ओमेंटम और लिम्फ नोड्स रिमूव की दोबारा से। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ डॉक्टर साहब, बोलिए। हाँ जी सर,
तो उसमें उन्होंने वो रिमूव किया, तो उन्होंने कहा कि ये ओमेंटम में प्रेजेंट है, इसका मतलब ये स्टेज 4 की तरफ जा रहा है, तो हमें ओके कीमो ओके देनी ओके पड़ेगी। तो सर कीमो तो उनकी चलेगी, 24 को बुलाया, लेकिन मैं पूछ रही थी कोई और ट्रीटमेंट ऐसा हो कि हम इधर से भी शुरू कर दें। देखो उनको आप एक काम करो, दर्जा अभी तो उन लोग दर्जा 4 और उसमें टेस्ट ऐसे बोलेंगे, अपनी कैफियत के इतबार से आप इतना इलाज करो, इंतहाई 3rd और 4th डिग्री सर्द खुश्क दवा से उसको इलाज कर सकते, उसकी ग्रोथ को आप कर सकते हो। उसके लिए सबसे बेस्ट है सफूफ इंदरजो आप टीस्पून बीडी, जी ये बता रहे थे कि आपने यही किसी का मोबाइल ये चालू है, सफूफ इंदरजो आप टीस्पून बीडी, उसके साथ में आप कैप राल 1 बीडी और शरबत अंजीबार 2 टीस्पून बीडी, ये 3 दवा चलाओ उनको 15 दिन, उसके बाद में देखो। ओके इंशाल्लाह। मैं अभी भेजता हूँ आपकी जो किसी ने वो बताया थे फॉर्मेट, आप लिख के भेजता हूँ अभी अभी राइट नाउ ग्रुप में। आप उसको एज इट इज फॉलो मत करो, आप उस फॉर्मेट को अपने हिसाब से थोड़ा सा एक्सपेंड करो या कम करो। ओके थैंक यू वेरी मच। लिम्फ नोड्स का मिजाज क्या होता है? क्या लिम्फेटिक सिस्टम का अपन मिजाज में देखेंगे तो क्या सर्द खुश्क या गरम रतब? सर चले गए। बारीक रतब के हिसाब से या गरम तरी उसके अंदर है, क्योंकि लिम्फ और लिम्फ नोड की जो बेसिक काम है इम्यूनिटी को मेंटेन करना, और वो इम्यूनिटी बेसिकली इसकी जो लिम्फ की जो चीज देखेंगे ज्यादातर रिच इन प्रोटीन एंड फैट की चीज से बनता है वो, तो वो हिसाब से गर्म तरी है उसका मिजाज, और वो हिसाब से आप देखते हैं कि जितने भी अमराजे दम्बी में ज्यादातर मुतासिर होते हैं लिम्फ नोड, दूसरी चीज में इतना मुतासिर नहीं होते। ओके सर। ओके डॉक्टर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।